हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम ये 2024 में जो रीनीट हुआ है उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। इस दौरान हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ हम क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश भी करेंगे। और सॉल्व करते दौरान जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी आइडियाज़ आएंगे, उस जो भी डाउट आएगा उस डाउट को क्लियर भी करते चलेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ मैग्नेटिक बार ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m मैग्नेटिक मोमेंट ये है मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड b। मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड b। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब मैग्नेटिक बार का मैग्नेटिक मोमेंट को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली रखा गया है तो उसका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड और ये है मेरा मैग्नेट। तो इस तरफ मेरा नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल निगेटिव चार्ज के जैसा ही बिहेव करता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से इधर प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू है, तो इस माइनस क्यू पे इधर की ओर फोर्स लगेगा क्यू ई, और इस पे इधर की ओर फोर्स लगेगा। इस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, तो इस पे भी साउथ पोल पे भी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा और इस पे भी इधर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि इसका स्ट्रेंथ है प्लस m और इसका स्ट्रेंथ है माइनस m। किसी किसी बुक में इस तरीके से भी लिखा होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ है माइनस m और मैग्नेटिक फील्ड b है, तो इधर की ओर फोर्स लगेगा एम बी। डायरेक्शन दे दिए इसलिए साइन नहीं दिए यहाँ पे। इस पे भी इधर की ओर फोर्स लगेगा एम बी। तो इधर जैसे डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, वैसे यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m के लिए हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के लिए हम QM ही यूज करेंगे। तो इस पे फोर्स लगेगा QMB और इस पे फोर्स लगेगा QMB। तो देखिए NCERT बुक में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है, और हम लोग कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये मानते हैं कि जब मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली कन्फिग्रेशन में होगा, पोजीशन में होगा, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा, बट हम लोग मानते हैं कि इस समय मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जस्ट वैसा ही कि अर्थ पे कोई बॉल रखा हुआ है, या अर्थ का एक टेबल है और टेबल पे कोई बॉल रखा हुआ है, तो इस बॉल को यहाँ से यहाँ लेके आ गए हैं, तो पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितना चेंज हुआ। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि मान लो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और यहाँ पे हम एक्स काम किए, तो बोलते हैं कि एक्स पोटेंशियल एनर्जी हुआ, है ना। अगर ये एच दूरी है तो हमने कितना काम किया, mgh, तो हम बोल देते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh आ गया। और अगर हम यहाँ पे मान ले पोटेंशियल एनर्जी एक्स है, तो तब यहाँ पे हम कहेंगे कि एच दूरी तक लेकर गए तो हमने काम किया mgh, और यहाँ पे था तो पोटेंशियल एनर्जी एक्स था, तो अब पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh प्लस एक्स। तो इस पोजीशन पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या लिए हो। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे कितना होगा इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। देयर इज नो एनी फिजिकल मीनिंग फॉर अ पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन पोजीशन। किसी एक खास पोजीशन पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका कोई कंसेप्ट, कोई मीनिंग नहीं है। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का बात होता है, उसका यूज होता है। बट ओनली फॉर डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का ही बात होती है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का ही बात होता है। तो इस पोजीशन पे सेम यहाँ पे भी वैसा ही क्वेश्चन है ना। हाँ, यहाँ पे एक और बात करते हैं कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो यहाँ से डिपेंड करता है, ठीक है। तो कभी हम लोग जीरो मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, कभी एक्स मान लेते हैं।
हमेशा हम लोग जीरो मानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें जानना ही नहीं है। हमें बस जानना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। तो वो तो हमेशा mgh ही होगा, चाहे आप यहाँ 10 मान लो, 20 मान लो, जो भी मान लो। ठीक है, अब देखो जीरो है तो mgh, x है तो mgh प्लस x, डिफरेंस निकालो, mgh ही हमेशा आएगा। तो डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज चेंजेस, उसका कोई फिजिकल मीनिंग ही नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन इट, इट इज रिलेटिव, है ना। आप यहाँ पे क्या लिए हो उस हिसाब से ये चेंज होगा। तो कभी हम लोग हमेशा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। ठीक, अब इस टेबल को हटा दें तो ये बॉल यहाँ से आकर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से गिर के यहाँ आ जाएगा। तो दिस इज द प्रूफ दैट यहाँ पे इस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं था, पर हम लोग कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? जैसे ही टेबल हटाए ये नीचे आया, इसका मतलब कुछ काम किया ये सिस्टम। अब जब काम किया तो पक्का इसमें एनर्जी होगा, तभी तो काम किया। कोई बॉडी यहाँ से यहाँ क्यों जाएगा? एनर्जी होगा तभी तो जाएगा। ठीक है, तो टेबल सपोर्ट हटाते ही ये अपना काम दिखाया। जो टेबल पे रखा हुआ था ये इसे नीचे आने नहीं दे रहा था, उसका इफेक्ट हटाएं ये अपना काम किया। इसको फ्री छोड़े तो ये अपना काम किया। इसका मतलब इसके पास एनर्जी थी, और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो क्या अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लें? यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं मान सकते, क्योंकि आप धरती में गड्ढा करोगे थोड़ा सा तो फिर नीचे आके गिरेगी। तो समझो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। तो कहाँ पे, किस पोजीशन पे चले जाएं जहां से ये बॉडी मूव नहीं करेगी? तो वो एक ही पोजीशन है, और वो है सेंटर ऑफ द अर्थ। जब ये ऑब्जेक्ट सेंटर पे आ जाएगा अर्थ के, तब ये इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, ये यहीं पे स्थिर हो जाएगा। स्पीड से आएगा और फिर नीचे जाएगा और थोड़ा सा ऑसिलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है, बट सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होती है, निगेटिव में कुछ होती है यहाँ पे। ठीक है, तो जिस तरह से आप एक पेंडुलम लो और पेंडुलम को इस तरीके से यहाँ पे लाके छोड़ दो, तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन बना के यहाँ पे रुक जाती है। यहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो बॉल यहाँ पे आके रुक जाती है। जिस तरीके से आप पेंडुलम को इस तरीके से यहाँ से लाके छोड़े तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करके एक जगह स्थिर हो जाती है, और इस जगह को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो वैसे इस बॉल को छोड़ोगे तो ये सेंटर पे आकर इस तरीके से ऑसिलेट करके यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है इस पेंडुलम का, तो यहाँ पे भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कोई सर्टेन नहीं है, आपने यहाँ पे अभी देखा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कह दें कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा? यहाँ पे भी कोई सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का, पर हम लोग कैलकुलेशन के लिए मानते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन उसी पे है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को डिटेलिंग करके देखो, समझो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसलीडिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ी सी गलती है, क्योंकि ये बोल रहा है किसी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पे बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। वो तो कोई, उसका कोई फिजिकल मीनिंग ही नहीं ना है, वो तो चेंज करता रहता है। ये तो सिर्फ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी का फिजिकल मीनिंग है। तो वैसे तो आंसर यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का जब परपेंडिकुलरली होगा, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होगा, तब उस समय मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, और आंसर जीरो ही है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। आप यहाँ का पोटेंशियल अलग मानोगे तो यहाँ का पोटेंशियल अलग आएगा। यहाँ का पोटेंशियल अगर आप माइनस एम बी मानोगे, एम डॉट बी, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर आप माइनस एम बी मानोगे, यहाँ एम मैग्नेटिक मोमेंट है, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो आएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस एम डॉट बी। ठीक है, तो डॉट को हटाएंगे तो एम बी कॉस थीटा लिखेंगे, और थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पोजीशन पे एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो कोस 90 करेंगे तो जीरो होगा। पर ये जो फॉर्मूला आया है जिसकी वजह से 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो आया है, इस फॉर्मूला के डेरिवेशन के दौरान हम ये मान के चले थे कि इस डायरेक्शन में, इस पोजीशन पे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, तब ये फॉर्मूला आया है। समझे? तो ये फॉर्मूला उसी अनुसार से ढाला गया है कि इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, तो उस अनुसार आया है। अब ये फॉर्मूला से आप निकालोगे कि इस पोजीशन पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो जीरो ही निकलेगा ना, क्योंकि आपने इसे बनाया ही वैसा है। पर आप नहीं मानते, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल एनर्जी मानते, तो यहाँ पे अभी कुछ और आता वैल्यू। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसके डेरिवेशन में हम इसे डिराइव किए और कब हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने, कैसे किए सारे काम, वो भी हम देखते हैं।
ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड और ये है मेरा मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसका इसका चार्ज स्ट्रेंथ है क्यू एम प्लस क्यू एम और इसका माइनस क्यू एम। ये थीटा डिग्री पे अभी रखा हुआ है। इस पे इधर फोर्स लगेगा इतना, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इतना, और क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहेगा, है ना। ये तुरंत ही मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएगा। तो कोई चाहिए जो इसे यहाँ पे पकड़ के रखे। तो एक एजेंट को शामिल करते हैं जो इसे यहाँ पे पकड़े हुए है। तो वो एजेंट क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये सिस्टम इस पे इधर फोर्स लगा रहा है तो वो इतना ही इधर फोर्स लगाएगा और इतना ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो सिस्टम की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ कपल ऑफ इक्वल फोर्स है, तो सिस्टम की वजह से जो टॉर्क लगाया जा रहा है उतना ही टॉर्क एजेंट के द्वारा लगाया जा रहा है। और ये हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर चूंकि आप देख सकते हैं सिस्टम के द्वारा जो टॉर्क लगाया जा रहा है वो उसका जो फोर्स लगाया जा रहा है जस्ट अपोजिट फोर्स लगा रहा है एजेंट। तो इस प्रकार से टॉर्क बाय एजेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है टॉर्क बाय सिस्टम, और होना भी चाहिए, तभी तो ये यहाँ पे रहेगा। तो टॉर्क बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा कितना तो सिस्टम के द्वारा जो टॉर्क लगाया जा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। तो यहाँ वेक्टर रूल से आप टॉर्क का डायरेक्शन निकाल सकते हो। कैसे, ये मान लीजिए आपका आर है और ये आपका एफ है और दोनों के बीच मान लो कुछ एंगल है, तो अपने सारे फिंगर को आर की ओर करो और उसे एफ की ओर मोड़ो, तो आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन नेट टॉर्क को डिनोट कर रहा होगा। तो यहाँ पे मान लेते ये ओरिजिन अबाउट है, एक ओ है, और इसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं। तो ये मेरा आर का डायरेक्शन हुआ, ये मेरा आर का डायरेक्शन हुआ और ये मेरा एफ हुआ, ठीक है। आप आर क्रॉस एफ करोगे अपने राइट हैंड से तो आपको डायरेक्शन इनटू दी बोर्ड आएगा। तो टॉर्क बाय सिस्टम का डायरेक्शन जो है इनटू दी बोर्ड है, और एजेंट का आप करोगे इस तरीके से, ये आपका आर है और इधर आपका एफ है, तो इधर आर क्रॉस एफ करोगे, अपने फिंगर को इधर से इधर लेकर आओगे तो आउट ऑफ द बोर्ड आएगा। तो डायरेक्शन ये है। तो ये टॉर्क कितना लगेगा वो निकालते हैं। तो जैसा कि अभी हम देखें टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, और ये क्रॉस हटाएंगे तो आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। ये आर का जो ये हम आर लिखे हैं ये आर का मैग्नीट्यूड है, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एंड साइन थीटा। तो इस पोल पे इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना टॉर्क लग रहा है अबाउट ओ वो हम निकालते हैं। तो कितना निकलेगा वो, तो टॉर्क इज आर एफ साइन थीटा। तो ये जो डायरेक्शन है ये आर है ये एफ है, तो ये आर आर का मैग्नीट्यूड जानते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानते हैं, ये कितना वैल्यू है, ये स्मॉल आर है, तो ये आर, तो ये आर, और फोर्स इज क्यू एम बी साइन थीटा। इसका भी उतना ही इस पोल पे भी उतना ही टॉर्क लग रहा है, तो नेट टॉर्क बाय सिस्टम इंटू 2 कर देंगे। आप यहाँ पे भी चाहोगे तो ये आपका आर वेक्टर, ये एफ वेक्टर, और ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, और आर क्रॉस एफ करोगे आर क्यू एम बी साइन थीटा इसमें भी आएगा। तो टॉर्क बाय सिस्टम हो गया, इतना ही वैल्यू टॉर्क बाय एजेंट होगा। और इसको जरा आप देखिए 2 इंटू आर इंटू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। जिस तरीके से डाइपोल मोमेंट में हम लोग लिखते हैं चार्ज इंटू लेंथ बिटवीन पोल, तो यहाँ पे भी तो लेंथ बिटवीन पोल कितना है 2r, तो यहाँ देखिए 2r इंटू चार्ज स्ट्रेंथ।
तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हम भी मैग्नीट्यूड लिखते हैं सिर्फ, और एम बी साइन थीटा। इसे आप एम क्रॉस बी भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्रॉस लिखोगे तो यहाँ वेक्टर रूल, वेक्टर साइन देना पड़ेगा। खैर मुझे तो बस मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तो हम बाद में निकाल ही लेते हैं। तो इतना टॉर्क लग रहा है। अब हम चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना। हम चाहते हैं कि इस थीटा एंगल पे रखे हुए हैं, तो ये इस तरीके से पहले तो ये नेचुरली जब छोड़ेंगे इसको, तो ये अलोंग इसके अलाइन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएगा। तो वर्क करके इसको यहाँ पे लेकर आएंगे थीटा एंगल पे। तो हम कुछ वर्क किए, और जितना हम वर्क करेंगे उतना ही इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो या माइनस में हो, जो भी हो, उससे कुछ मुझे मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ लेकर आए तो जितना हम वर्क किए उतना इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा काम इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली कुछ भी हो, अगर जीरो हो तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही हमने काम किया है, या जितना हमने काम किया उतना ही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और इनिशियली जो भी हो, जीरो हो या जो भी हो, मेरा काम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा। तो हम अपना काम निकालते हैं, और उतना ही मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो कैसे निकालें? तो देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे हम इसको जीरो एंगल से थीटा एंगल तक ला रहे थे, वैसे वैसे ये उस दौरान थीटा चेंज कर रहा था, और क्योंकि थीटा चेंज कर रहा था तो हर पल टॉर्क भी चेंज कर रहा था, और क्योंकि हर पल टॉर्क चेंज कर रहा था, धीरे धीरे थीटा बढ़े तो टॉर्क भी बढ़ रहा था। तो वैसे वैसे मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा था। आप देख सकते हो, थीटा बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, तो टॉर्क बाय एजेंट बढ़ाना पड़ा। तो टॉर्क बढ़ाना पड़ा, तो उस दौरान मुझे धीरे धीरे ज़्यादा काम करना पड़ा, ठीक है। ये तो वही वाली केस हो गई कि जब आप वर्क करते हो तो धीरे धीरे उस पर फोर्स ज़्यादा लगता है, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो केस बन रहा है, इस केस को इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे एक बहुत छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराना पड़ेगा, और उस छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा काम निकालना पड़ेगा, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तब ये मुझे पता चलेगा कि हम कितना काम किए हैं। तो एक यहाँ पे एक केस लेते हैं कि यहाँ तक ले आए हुए हैं थीटा, और एक स्मॉल एंगल डी थीटा डिस्प्लेस कराएं, बहुत ही छोटा सा एंगल डी थीटा डिस्प्लेस कराएं। थीटा पे था, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा पे ले गए। तो मुझे कुछ काम करना पड़ा होगा। कितना काम करना पड़ा होगा? डी डब्ल्यू बाई एजेंट। कितना काम करना पड़ा होगा मुझे? डी थीटा डिस्प्लेस करने के लिए मुझे इतना काम करना पड़ा। तो ये काम कैसे निकाले? तो हम लोग जानते हैं वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट ये लीनियर मोशन के लिए होता है। अभी हम रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें वर्क हम कैसे निकालेंगे? तो उसमें फोर्स की जगह रोटेशनल मोशन में क्या है, फोर्स के एनालोगस क्या है रोटेशनल मोशन में? टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस तरीके से रोटेशनल मोशन के लिए कर सकते हो। ये आपका फॉर्मूला होगा। तो मुझे छोटा सा काम निकालना है, तो टॉर्क डॉट छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी थीटा। ओके, हमने डी थीटा डिस्प्लेस कराया है ना, तो डी थीटा। अब ये डॉट, ये मेरा वेक्टर है ना, एफ डॉट एस होता है ना, या यहाँ पे भी टॉर्क डॉट थीटा डॉट, टॉर्क डॉट थीटा, दोनों वेक्टर में डॉट हटाएंगे तो फिर कॉस थीटा लिखेंगे, तो उस समय वेक्टर नहीं डालेंगे। ओके, नाउ ये डॉट हटाएंगे तो टॉर्क डी थीटा, और क्या लिखेंगे? कॉस एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा। तो ये टॉर्क बाई वर्क बाई एजेंट है, तो ये टॉर्क बाई एजेंट होगा, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इन दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल है? तो आप यहाँ पे देखिए, वापस आइए। टॉर्क बाई एजेंट कितना था? वो ऊपर था, है ना, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, टुवर्ड्स यू,
स्क्रीन से बाहर की डायरेक्शन थी एजेंट का, और ठीक है, एजेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है और टॉर्क बाय एजेंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? तो देखिए, ये इस तरीके से था और इसको इस तरीके से लाया गया मान लीजिए। तो आप अपना राइट हैंड के सारे फिंगर इसके अलोंग करिए और फिर इसको इस तरफ मोड़िए ऐसे। तो आपके थंब जो है, जो डायरेक्शन दिखाएगा वो डायरेक्शन डी थीटा का डायरेक्शन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है टॉर्क का और डी थीटा का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बिटवीन सिंस एंगल बिटवीन टॉर्क एंड डी थीटा इज 0। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 0 और हो गया टॉर्क डी थीटा। तो ये एजेंट के द्वारा किया गया काम है। हम इस वर्क को इंटीग्रेट करेंगे। हम चाहते हैं कि थीटा से डी थीटा लाने पे डी डब्ल्यू काम किए, तो इस थीटा से कि कोई एक पार्टिकुलर एंगल मान लीजिए यहाँ पे लेकर आए और ये एंगल हो गया अल्फा। तो थीटा से अल्फा लेकर जाने पे कितना काम किए वो हम निकालना चाहते हैं। तो इसे हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम थीटा टू अल्फा। ओके, और जब थीटा पे थे तो वर्क मान लो वर्क कितना किए, इतना, और जब अल्फा पे आए तो मान लीजिए वर्क किए इतना। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो इसी तरह ऐसे समझते हैं कि जब आप dx को इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, x। क्यों मिलता है x? क्योंकि ये dx एक्चुअली में क्या है, x टू द पावर 0 dx ये है, और अकॉर्डिंग टू रूल एक्स एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे भी ये रूल लगाएंगे तो एक्स टू द पावर 0 में पहले एक जोड़ेंगे तो एक्स आएगा और बाई 1 करेंगे और प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये कॉन्स्टेंट को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू ए को इंटीग्रेट करने पे डब्ल्यू ए आया का, और इसका लिमिट है ये फ्रॉम ये वर्क थीटा टू वर्क अल्फा, वर्क फॉर अल्फा, ठीक है। और फिर ये क्या होगा, ये फाइनल वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू दोनों वैल्यू इस वेरिएबल में रखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं, और इसको हम ये कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं। चेंज इन वर्क, अल्फा के लिए मुझे इतना काम करना पड़ा और थीटा तक लाने के लिए इतना काम करना पड़ा, दोनों को घटाएंगे तो थीटा से अल्फा के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा वो ये है। फॉर एग्जांपल अल्फा तक लाने के लिए मुझे 10 जूल काम करना पड़ा, थीटा तक लाने के लिए, है ना, थीटा तक लाने के लिए मुझे 4 जूल काम करना पड़ा, तो थीटा से अल्फा लाने के लिए कितना करना पड़ा होगा, 10 माइनस 4 6 जूल। तो ये समझिए 6 जूल है, ठीक है। वर्क निकल गया। अब इस तरफ लेफ्ट राइट साइड पे काम करते हैं। तो टॉर्क का जो वैल्यू हमने निकाला था, टॉर्क बाय एजेंट का मैग्नीट्यूड जो था वो यहाँ रखते हैं। कितना था मैग्नीट्यूड, एम बी साइन थीटा, तो वो वैल्यू यहाँ रखते हैं एम बी साइन थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, थीटा से अल्फा। एम बी कॉन्स्टेंट है तो उसे हम बाहर निकाल दिए। वर्क इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हो, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो आप इस डी थीटा को इस तरफ ले आओ तो डी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट करो तो डी कोस थीटा का इंटीग्रेट करोगे, डी कोस थीटा मतलब छोटा छोटा कोस थीटा, तो अब छोटे छोटे कोस थीटा को इंटीग्रेट करना मतलब सम करोगे तो आपको कोस थीटा मिलेगा, और ये माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो देखिए साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और ये माइनस यहाँ से हटा के आप यहाँ डाल सकते हो। तो सेम वही एक्सप्रेशन यहाँ पे भी है जो यहाँ पे भी है, तो यहाँ माइनस कोस थीटा लिखे हैं, तो यहाँ से समझ में आता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। तो एम बी माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ, थीटा से अल्फा। तो वर्क इज इक्वल टू ये माइनस निकाल लेते हैं तो माइनस एम बी कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ, अल्फा से थीटा। तो ये फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू, तो ये थीटा की जगह रखेंगे दोनों वैल्यू, पहले फाइनल रखेंगे माइनस इनिशियल फिर। तो ये मेरा वर्क बाय एजेंट हुआ। और हम जानते हैं जितना एजेंट काम करता है उतना ही सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। इसे आप आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए धरती पे ये रखा हुआ टेबल है और इस टेबल पे कोई बुक है। हम ये
बुक को यहाँ से ये टेबल को हटाएंगे तो ये बुक नीचे गिरेगा। नीचे गिरना एक ये प्रूफ है कि इसके पास कुछ एनर्जी था। जैसे ये जो इफेक्ट है टेबल का वो हटाएं तो ये बुक, ये बॉडी था जो काम किया, काम किया इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी होगा, और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी, क्योंकि ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही थी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, अब यहां से लेकर हम इसे h दूरी ऊपर लेके आ गए हैं। ठीक, तो हमने कुछ काम किया, कितना काम किया, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हम कितना लगाएं, तो धरती इस पे mg फोर्स नीचे लगा रही थी, तो इतना ही फोर्स हमने ऊपर लगाया, और डिस्प्लेसमेंट h हुआ तो mgh हमने काम किया। तो मेरी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमने काम किया, जो मेरा एनर्जी लूज हुआ वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि है ना, हम जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर हुई होगी, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हुई होगी, तो वो मेरी एनर्जी इस बॉल के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बॉल में जमा हो जाता है। तो जो हमने काम किया mgh, उतना वर्क उतना एनर्जी इस बॉल में आ गया, तो इस बॉल में mgh एनर्जी आ गया इस पोजीशन पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे इस पे बॉल पे mgh आ गया एनर्जी। हालांकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, अभी हमने देखा टेबल को हटाया तो ये काम किया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ है, जरूर है, शुरू में ये हमने डिटेल में बात भी की। पर कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना, इस पोजीशन पे इसका क्या पोटेंशियल एनर्जी है इस पर कोई बात ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी का बात होता है। तो अगर यहाँ पे एक्स मान ले तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस एक्स हो जाएगा, जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज mgh, तो हमने इतना काम किया। तो जो जो हमने काम किया है वो कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी x माने हैं तो यहाँ mgh प्लस एक्स, तो मेरा जो काम है वो कैसे निकलेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे तभी ना, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तभी तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्क डन बाय मी या वर्क डन बाय एजेंट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर डाल देते हैं तो एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड था, इस तरीके से नॉर्थ और साउथ पोल थे, कुछ थीटा एंगल पे था, इधर मेरा मैग्नेटिक मोमेंट था। तो यहाँ पे देखिए ये जो थीटा वैल्यू है ये क्या है, इनिशियल एंगुलर पोजीशन, और ये जो अल्फा है ये क्या है, फाइनल एंगुलर पोजीशन। तो थीटा से अल्फा ले जाओ तो आपको इतना, आपका इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। एक एग्जांपल से बताते हैं कि थीटा अगर आपका जीरो है, नीचे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर थीटा आपका जीरो है और अल्फा आपका 90 डिग्री है, आप जीरो से 90 डिग्री लेके जा रहे हो, तो आपका कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, या उसी को ऐसा बोले कि आप कितना काम किए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा मेरा एम बी कॉस थीटा कॉस जीरो 1 माइनस कॉस 90 जीरो, तो आपने एम बी काम किया। तो इसका मतलब आप यहाँ से ऐसे लेकर आए, परपेंडिकुलरली लेकर आए यहाँ से यहाँ, तो आपने कितना काम किया, एम बी काम किया, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया एम बी। मान लो एक मिनट के लिए कि इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री इज जीरो, मान लो एक मिनट के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, देखिए हमने थीटा से अल्फा लेकर आया तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एम बी आया, चेंज इन पोटेंशियल मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट अल्फा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री, है ना, फाइनल 90 डिग्री हुआ ना, तो 90 डिग्री देते हैं, ओके। पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री, ये मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, वही दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, और ये जीरो पे था तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, और बराबर एम बी। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो पे मान लिया जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री कितना आएगा, एम बी। देख रहे हो यहाँ पे कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, एम बी 90 डिग्री पे होगा तो। और अगर एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री है, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो इज जीरो, और अगर हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री जीरो है, तो क्या होगा, तो ये वाला यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री जीरो माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो इज इक्वल टू एम बी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो इज इक्वल टू माइनस एम बी। तो ये हुआ, तो यही हम कहना चाह रहे थे
कि किसी का स्पेसिफिक पॉइंट पे पोजीशन पे क्या एनर्जी होगा वो कोई मैटर नहीं करता। आप देख रहे हो अलग अलग मानने पे अलग अलग आ रहा है, ये रिलेटिव है। तो खैर आंसर तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री जीरो होगा, बट वो हम लोग माने हैं तो है, वो कुछ भी हो सकता है एनर्जी। ऑप्शन में एम बी माइनस एम बी और भी कई सारे ऑप्शन हैं। माइनस एम बी है, जीरो है और एम बी है, ये तीनों हो सकते हैं। देखिए जीरो माने थे पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री, तो हमारे 90 डिग्री पे क्या आया पोटेंशियल एनर्जी, एम बी आया, ऑप्शन में एम बी है, तो ये चार ऑप्शन चार सही हो सकता है। और आगे देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट 90 पे, इफ पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज जीरो, अगर 90 डिग्री पे जीरो माने हैं तो जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी होगा। इसी को उल्टा बोलते हैं कि 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी मानेंगे तो 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, जीरो। तो ऑप्शन में जीरो है, तो ऑप्शन टू भी करेक्ट है। और एक और एक और करते हैं, इफ इफ पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज एम बी, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या हमने पोटेंशियल एनर्जी माना, एम बी, तो वहाँ पे लिख देते हैं एम बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो इज एम बी खत्म, पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो इज इक्वल टू जीरो। देखा ना आपने, जीरो मानोगे पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो मानोगे, पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो पे जीरो मानोगे तो 90 डिग्री पे क्या आएगा, एम बी, ऑप्शन में एम बी है, तो चार भी सही है। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन चार भी सही है और ऑप्शन टू भी सही है, और पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री माइनस एम बी भी हो सकता है। कैसे देखिए, मान लेते हैं इफ पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज माइनस एम बी, तो यहाँ पे माइनस एम बी रखेंगे, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो एम बी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो इज माइनस एम बी, इधर आएगा तो टू एम बी और इसका माइनस इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना कि इफ, यहाँ पे इफ पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो इज माइनस टू एम बी देन पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज एम बी। तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन थ्री भी सही हो सकता है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि ऑप्शन टू फोर एंड थ्री तीनों सही है, और आप माइनस एम बी बाई टू भी कर सकते हो, वो भी सही है। देखिए वो भी कैसे सही है, मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज माइनस एम बी बाई टू, तो ये वाला इक्वेशन फिर से यूज करते हैं, 90 डिग्री की जगह पे माइनस एम बी बाई टू यूज करते हैं, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो एम बी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एम बी बाई टू, और ये इसका माइनस यहाँ आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो इज टू एम बी थ्री एम बी बाई टू, ये माइनस। तो यहाँ पे हम फिर से कर सकते हैं कि इफ पोटेंशियल एनर्जी एट जीरो इज माइनस थ्री एम बी बाई टू देन पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री इज माइनस एम बी बाई टू। तो आप इस चारों ऑप्शन में से किसी को भी टिक लगा सकते हो, ये क्वेश्चन ही रेलिवेंट नहीं है, क्वेश्चन में ही थोड़ा मिसलीडिंग है। खैर इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। आई होप आपको जो भी बातें अभी हम डिस्कस किए आपको अच्छे से हम समझा पाए हैं। आई होप मैंने अपनी सारी बातें अच्छे से रख पाया हूँ। अगर आपको इस प्रॉब्लम में इस सॉल्यूशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम हुआ है आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं।